हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 अंग्रेजी कंपलसरी का जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा बोर्ड की परीक्षा में, और उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आएंगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो आपके इस वर्ष की परीक्षा में आने वाले हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, बने रहें मेरे साथ। और एक बात ये कि यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे लास्ट वीडियो वहाँ आप देख सकते हैं। और एक चीज़ ये कि वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर रजिस्टर करें, जिससे मुझको आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिले। तो आइए लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स। सीमापुरी स्लम्स के अंदर जो लिविंग कंडीशंस है वहाँ के ड्वेलर्स की, उसका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर रहा प्यारे बच्चों। सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये सीमापुरी नाम की जो जगह है वो दिल्ली के पेरीफेरी यानी उसकी सीमाओं पर बसी हुई है, इसीलिए इसका नाम सीमापुरी है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हियर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरपोलिन। और लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं, यानी कचरा बीनने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और इनके जो मकान हैं, जो घर या जिनको हम झोंपड़ी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो मिट्टी के बने हुए हैं और जिनकी छतें टिन या तारपोलिन की बनी हुई है। दे डू नॉट हैव सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, न तो किसी तरह की जो है ड्रेनेज सिस्टम है, यानी पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ पर रनिंग वाटर है, यानी पानी भी नहीं आता नलों में। चिल्ड्रन ग्रू अप इन दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल। और बच्चे भी इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, ढांचों में रहते हैं, और अपने माँ बाप की ज़िंदा रहने की इस कोशिश में उनके काम में हाथ बटाते हैं। रैग पिकिंग इज़ द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंदर ज़िंदा रहने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है रैग पिकिंग, कचरा बीनना। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कचरा उनके लिए सोना है। पीपुल हियर लिव इन अटर पॉवर्टी। लोग यहाँ अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, अटर पॉवर्टी। दे आर डिवॉइड ऑफ इवन द बेसिक एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। जीवन की जो महत्वपूर्ण, जो आवश्यक, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उनसे भी ये लोग डिवॉइड है, वंचित है। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स ETC आर नॉट इवन इन देयर ड्रीम्स। यानी इनके सपनों में भी नहीं आती। क्यों, कौन सी चीज़ नहीं आती? हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें तो इनके सपनों में भी नहीं आती है। देयर पॉवर्टी डजंट अलाउ देम टू लिव ए हाइजेनिक एंड हेल्दी लाइफ। इनकी गरीबी इनको हाइजेनिक और हेल्दी लाइफ जीने के लिए अलाउ नहीं करती। दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ए गुड लाइफ एंड कीप एंगेज्ड इन रैग पिकिंग और द सम टाइप ऑफ मेंटल जॉब्स। दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ए गुड लाइफ। ये लोग तो एक अच्छे जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। एंड कीप एंगेज्ड, और हमेशा लगे रहते हैं, इन रैग पिकिंग, कचरा बीनने में, या और द सम टाइप ऑफ मेंटल जॉब्स, और किसी अन्य दूसरे जो है जॉब में। इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर्क एट रैग पिकर्स। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस रैग पिकिंग के काम में लगे रहते हैं या इसी काम में जुड़े हुए हैं। इन द मिस्ट ऑफ डेंजर ऑफ ए नंबर ऑफ डिजीज़। यानी बहुत सारी बीमारियों के खतरे के मध्य रहते हुए।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे और ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज मलिक। मिसेज मलिक का यहाँ पर आपको एक चरित्र चित्रण लिखना है। एक चरित्र चित्रण ज़रूर आएगा आपकी परीक्षा में। तो यहाँ ये कुछ मैं चरित्र चित्रण लेकर के आया हूँ आपके लिए। मिसेज मलिक वाज ए हार्ड वर्किंग लेडी, यानी मिसेज मलिक एक हार्ड वर्किंग लेडी थी। सी सुपरवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस अंटिल इट वाज कंप्लीटेड। जब तक मकान का कार्य पूरा नहीं हो गया निर्माण का, तब तक मिसेज मलिक ने पूरी तरह से इसको सुपरवाइज़ किया था, निरीक्षण करती रही थी वो। सी वाज एन एमिकेबल एंड सोशिएबल लेडी। ये बहुत ही सामाजिक और एमिकेबल टाइप की महिला थी। सी हैड डेवलप्ड ए गुड रिलेशनशिप विद हर नेबर्स इन द कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर जो नेबर्स थे उन सभी के साथ मिसेज मलिक ने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। सी इंसिस्टेड अपॉन मेकिंग ए 10x8 रूम। उसने 8x10 के एक कमरे को बनाने के ऊपर जोर दिया था। फॉर हर मदर इन लॉ दैट कुड बी यूज्ड एज ए स्टोर लेटर ऑन, जिसे बाद में स्टोर के रूप में काम में लिया जा सके। इट शोज़ हर लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवार्ड्स एल्डर्स। ये जो कृत्य था मिसेज मलिक का, वो उनका बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की कमी को दिखाता है। सी वॉज कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। सी डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज डूइंग मेकअप। वो अपनी बहू के मेकअप किए जाने को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। एंड टॉकिंग इन इंग्लिश विद हर सन। इसके अलावा वो अपनी बहू का अपने बेटे के साथ अंग्रेज़ी में वार्तालाप करना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी बहू बड़ा अंग्रेज़ी में बात करती, पति से तो उनको बुरा लगता। सी नेवर लाइक्ड ब्राइट कलर लाइक मैरून। इसके अलावा वो चमकीले दमकीले जो रंग होते हैं, जैसे कि मैरून कलर होता है, तो चमक दमक वाले मैरून रंग को भी वो डिसलाइक करती थी। इट इज़ टू लाउड टू हर टेस्ट। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द मलिक फैमिली फाइनली शिफ्टेड टू हाउस। और बहुत समय बाद में आखिरकार मलिक फैमिली अंततः उस नए घर के अंदर शिफ्ट होगी। हर डॉटर इन लॉ आस्क्ड हर टू लिव इन द सेम 10x8 रूम। तब मिसेज मलिक से उसकी बहू ने उसी 10x8 के कमरे में रहने के लिए कहा, जो मिसेज मलिक ने अपनी सासू के लिए बनवाया था। बात उल्टी होगी। अब खुद मिसेज मलिक सासू बन गई, उसकी भी बहू आ गई। तो बहू ने भी ये कहा उससे कि भाई तुम जो है सासू जी इस 10x8 वाले कमरे में रहोगी, विच वाज मेड फॉर हर मदर इन लॉ, जो उनकी सासू जी के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पर हम एक और करेक्टर स्केच लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, यानी लेखक की दादी के का यहाँ पर आपको चरित्र चित्रण करना है। तो द ग्रैंड मदर वाज ए टिपिकल इंडियन विलेज ड्वेलिंग ओल्ड लेडी, यानी लेखक की जो दादी थी वो एक टिपिकल इंडियन विलेज ड्वेलिंग ओल्ड लेडी थी, यानी टिपिकल भारतीय गांव में रहने वाली वृद्ध महिला की तरह थी। हु फेल द पैंग्स ऑफ सेक्लूशन काज्ड बाई हर माइग्रेशन टू द सिटी। और माइग्रेशन टू द सिटी यानी शहर में माइग्रेट होने के कारण जो अकेलेपन का जो दर्द था वो उन्होंने महसूस किया। सी वाज ए साइलेंट ऑन लुकर ऑफ द सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मॉडर्न इंडिया। सी वाज वेरी ओल्ड। ये बहुत ही वृद्ध महिला थी। हर रिंकल्ड फेस सीम टू हैव रिमेंड एज इट वाज फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और इनका जो झुर्रियों वाला चेहरा था वो 20 साल से ठीक वैसा का वैसा ही था, यानी 20 साल पहले भी ये ऐसी दिखती थी और 20 साल बाद में भी इनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। जैसा ही 20 साल पहले दिखती थी वैसा ही 20 साल बाद में भी दिखती थी। शी वाज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। ये दादी थोड़ी छोटे कद की, मोटी सी और थोड़ी सी झुकी हुई, यानी कमर से झुकी हुई महिला थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज। गांव के अंदर ये कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। एंड
स्पैरोज इन द सिटी। और जब ये शहर में आ गई तो यहाँ इन्होंने चिड़ियाओं को खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ इन्होंने चिड़ियाओं को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। शी वॉज रिलीजियस लेडी, ये एक धार्मिक महिला थी। शी स्पेंट ऑल हर लाइफ इन टेलिंग बीट्स, इन्होंने अपना पूरा जीवन माला फेरने में एंड प्रेइंग और भगवान की प्रार्थना करने में, भजन करने में व्यतीत किया था। शी वॉज ए लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की महिला थी। शी डिड नॉट लाइक वेस्टर्न कल्चर एंड एजुकेशन, इन्हें पाश्चात्य संस्कृति और वहाँ की यानी पाश्चात्य शिक्षा को ये पसंद नहीं करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लेते हैं एक और करेक्टर स्केच। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ गफूर। गफूर का यहाँ पर आपको चरित्र चित्रण करना है। तो गफूर इज़ द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। गफूर इस कहानी का मुख्य चरित्र है। ही इज़ ए पुअर टेनेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड शिबू बाबू। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हट, यह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर। विद हिज डॉटर अमीना एंड हिज पेट बुल महेश, अपनी बेटी अमीना और अपने पालतू बैल महेश के साथ। ड्रॉट एंड फामिन हैड अफेक्टेड हिम वेरी बैडली, लगातार जो ड्रॉट पड़ रहा था और जो सूखा पड़ रहा था, फामिन जो अकाल पड़ रहा था, उसके कारण ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फीड हिमसेल्फ, हिज डॉटर एंड हिज बुल महेश। तो अपने बैल महेश के लिए और अपनी बेटी के लिए और स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ही हैड टू बैग राइस वाटर टू फीड महेश, यहाँ तक कि उसे अपने महेश को खिलाने के लिए चावल का पानी भी उधार मांगना पड़ा था। ही डिड नॉट वांट टू सेल हिज बुल इन ए कैटल मार्केट, वो पशुओं के मेले में अपने बैल महेश को बेचना नहीं चाहता था। इवन ही हैड बोरोड ए रूपी फ्रॉम बंसी टू रेस्क्यू इट फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। इवन ही हैड बोरोड ए रूपी, यहाँ तक कि उसने महेश को नहीं बेचने के लिए बंसी से 1 रुपया उधार लिया, जिससे कि वो पुलिस कस्टडी में से अपने बैल महेश को रेस्क्यू करा सके, छुटा के ला सके, यानी अपने महेश को पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके ला सके। ही बिकेम ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थितियों का शिकार बन गया बेचारा गफूर। एंड गॉट एंग्री ऑन द डॉटर इन द एंड, और अंत में, कहानी के अंत में आखिरकार गुस्सा आ गया गफूर को अपनी बेटी के ऊपर। एंड ही किल्ड महेश एज वेल, यहाँ तक कि उसने अपने बैल महेश को भी गुस्से में मार डाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर स्केच लेते हैं, और ये कैरेक्टर स्केच है मिस आयरन एडलर का। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस आयरन एडलर। तो ये रहा इसका आंसर। मिस आयरन एडलर वाज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। मिस आयरन एडलर एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। हु वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट महिला थी। द किंग ऑफ बोहेमिया, और बोहेमिया का जो राजा था, फेल इन लव विद हर, वो उससे प्यार करता था। बट फॉर सम रीज़न, लेकिन कुछ कारणों के चलते, ही रिफ्यूज्ड टू मैरी हर, उस राजा ने आयरन एडलर से शादी करने से मना कर दिया। बट शी डिड नॉट हैव एनी कंप्लेंट फॉर द किंग, लेकिन फिर भी आयरन एडलर को राजा के इस व्यवहार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने भी ये बात स्वीकार की कि शी वाज एज क्लेवर एज होम्स, यानी आयरन एडलर उतनी ही क्लेवर थी, उतनी ही चतुर महिला थी जितना कि होम्स थे। वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि शी वाज ए सिंपल लेडी, कि वह एक सामान्य महिला थी। हु वाज वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड, और वो अपने पति के साथ बेहद खुश थी। एंड देयर वाज नो रिग्रेशन टू हर, और उसे किसी प्रकार का कोई रिग्रेशन नहीं था, कोई दुख नहीं था ऑफ दैट डिसीजन, इस निर्णय का।
यानी राजा को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने का उस महिला को किसी तरह का कोई मलाल नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल, यानी आपको यहाँ पर एम हेमल या मिस्टर हेमल का एक करेक्टर स्केच लिखना है। तो एम हेमल वाज ए डेडिकेटेड एंड पैट्रियट टीचर, यानी एम हेमल एक बहुत ही डेडिकेटेड यानी बहुत ही समर्पित और एक पैट्रियट टीचर थे, बहुत ही देशभक्त अध्यापक थे। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। एंड हैड ए रूलर इन हिज हैंड, और हमेशा अपने हाथ में एक रूलर रखते थे, एक डंडा रखते थे। ही डिसलाइक्ड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स एंड मेड फन ऑफ देम, और स्कूल में देरी से आने वाले बच्चों की यानी देरी से स्कूल में आने वाले बच्चों को वो पसंद नहीं करते थे, यानी स्कूल के अंदर देरी से आने वाले बच्चों को वो पसंद नहीं करते थे और उनका मजाक भी बनाया करते थे। द स्टूडेंट्स वर टेरिफाइड बाय हिम, और बच्चों को उसके द्वारा भयभीत किया जाता था। ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, और हेमल ने विद्यालय की 40 साल तक सेवा की थी। ही हैड रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्री, एम हेमल अपने देश को बहुत प्यार और सम्मान के साथ देखते थे, यानी उनका अपने देश के प्रति बहुत सम्मान था। एम हेमल वाज ए वेरी पेशेंट एंड इंटेलिजेंट फेलो, एम हेमल एक बहुत ही धीरज वाले व्यक्ति थे और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही एडवाइज्ड, वो सलाह देते थे, द विलेजर्स एंड द स्टूडेंट्स, गांव वालों को और विद्यार्थियों को, टू रिस्पेक्ट देयर कंट्री एंड देयर मदर टंग, अपने देश की और अपनी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करने के लिए, यानी वो अपने गांव वालों को और अपने बच्चों को हमेशा देश का और देश की भाषा यानी मातृभाषा का आदर करने की सलाह दिया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वेरी इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ फातिमा, फातिमा का करेक्टर स्केच लिखना है आपको। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट नाम का जो पार्ट है वहाँ से ही लिया गया है। फातिमा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, फातिमा एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी। शी इज डिस्क्राइब्ड एज ए हूल, और कहानी के अंदर फातिमा का जो वर्णन है वो एक हूर के रूप में किया गया है। हर आइज वर सो ब्राइट, फातिमा की आँखें इतनी चमकीली थी, दैट दे वुड लिट अप, कि वे प्रकाशित कर देती थी, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, पाताल के अंधेरे को भी। सी वॉज द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर काले शाह, ये फातिमा काले शाह नाम के मसाला बेचने वाले की बेटी थी। सी स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड साइनेमॉन, और फातिमा के अंदर से क्लोव्स और साइनेमॉन की खुशबू आती थी, यानी लौंग और दालचीनी की खुशबू उसके शरीर से निकलती थी। हर लॉटर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, और फातिमा की हंसी के अंदर एंकल बेल यानी घुंघरुओं की खनक थी, यानी वो जब हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे घुंघरू बज रहे हों। हर आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प्स ऑफ द नाइट, और उसकी आँखों की भौहें ऐसी लगती थी जैसे कि वो रात की काली लटें थी, यानी रात की अंधेरी रात की जो काली लटें होती है उस जैसी दिखाई देती थी। हर हेयर वाज द नाइट इटसेल्फ, और उसके बाल तो बिल्कुल अपने आप में काली अंधेरी रात ही थे, यानी बहुत काले थे। शी वॉज टेकन बाई, यानी वो आकर्षित हो गई थी, बाई द क्वाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर ऑफ नजब, नजब के
शालीन और शांत और खुशनुमा व्यवहार से। शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। फातिमा चाहती थी कि नजफ़ अगला कदम उठाए। शी मेड हिम फॉल इन लव। और नजफ़ को भी उसने अपने प्यार में शामिल कर लिया। दो नजफ़ वाज शाई बाय नेचर, हालांकि प्रकृति से नजफ़ एक बहुत शर्मीला लड़का था। ही क्रॉस द बॉर्डर फॉर हर, लेकिन फिर भी उसने फातिमा के लिए सीमा को पार किया। सी एलॉप्ड विद नजफ़, लीविंग हर विलेज एंड कंट्री बिहाइंड। और आखिरकार फातिमा नजफ़ के साथ अपने देश और अपने गांव को छोड़ करके भाग के आ गई। सी प्रूव्ड लकी फॉर द रन, वो रण के लिए लकी साबित हुई। क्यों लकी साबित हुई भाई? द नाइट सी केम, क्योंकि जिस रात वो आई थी, इट रेंट हैवीली, बहुत तेज़ बरसात हुई थी। एंड स्वेप्ड अवे द ड्रॉट, और रण के अंदर जो अब तक अकाल पड़ रहा था, जो सूखा पड़ रहा था, उसे बहा करके ले गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस द सिंबॉलिकल मीनिंग, प्रतीकात्मक अर्थ पर चर्चा कीजिए। ऑफ द स्टोरी द गिटार प्लेयर, गिटार प्लेयर नाम की कहानी पर, यानी गिटार प्लेयर नाम की जो कहानी है उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है उसके ऊपर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। इंडियन सोसाइटी इज़ ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। द गिटार सिम्बोलाइजेज ए वेरी स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए वुमेन, और गिटार यहाँ पर किसी महिला की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी को सिम्बोलाइज करता है। प्लेइंग द गिटार स्वीटली, गिटार का मधुरता के साथ बजाना इज सजेस्टिव ऑफ द स्वीटनेस ऑफ हर कैरेक्टर, वो उसके कैरेक्टर की मधुरता को सजेस्ट करता है। द टू शूटर्स डू नॉट फॉल इन लव विद हर ऑन अकाउंट ऑफ हर टैलेंट्स, जो दो शूटर्स थे जो उसके साथ प्यार में पड़ गए थे, वो उसके टैलेंट के कारण ऐसा उन्होंने नहीं किया था। द स्टोरी स्ट्रेस द फैक्ट, कहानी इस बात के ऊपर बल देती है दैट ए वीमन्स होल एक्सिस्टेंस, कि किसी महिला का जो होल एक्सिस्टेंस है, जो संपूर्ण अस्तित्व है, अलॉन्ग विद हर टैलेंट्स, उसके टैलेंट के साथ, शुड बी एक्नॉलेज्ड, उसे उन टैलेंट के साथ ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर, ए टैलेंटेड वुमेन इज़ मेड इनटू ए हाउस वाइफ, एक गुणवान महिला भी हाउस वाइफ बना दी जाती है। पीपुल एक्सप्रेस सरप्राइज, लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। व्हेन दे सी ए वुमेन, जब वे किसी औरत को देखते हैं, इन ए डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, किसी गौरवशाली नौकरी में या एक बड़े उच्च पद के ऊपर, दे डोंट थिंक, वे नहीं सोचते, दैट ए वुमन कैन आल्सो डू ऑल द थिंग्स, कि एक औरत भी वो सारे काम कर सकती है। दैट ए मैन थिंग्स टू बी मीन्ट ओनली फॉर हिम, जिन कामों के बारे में व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहें, घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइंस of our government. Wishing you and your loved ones a very good health. Have a nice time. Thank you very much for watching my videos.